स्वागत है आपका एसजी एकेडमी ऑफ इंग्लिश पर। फिर से मैं हाजिर हूँ द हिंदू के एक और एडिटोरियल को लेके। जो आज का एडिटोरियल है आप पढ़ेंगे, मैं आपको सिखाऊंगा कि कैसे इंग्लिश को पढ़ के उसका मीनिंग समझा जाता है, यानी कि आप अपने रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन को बहुत ज़्यादा इंप्रूव करेंगे। वोकैबुलरी, ग्रामर पर भी हम ध्यान देंगे यहाँ पर। तो वीडियो को एंड तक देखिए, आप बहुत कुछ सीखेंगे। जो चीज़ सीखने में लोग महीनों लगा देते हैं, आप यहाँ पर कुछ मिनट्स में सीख जाएंगे। मिनट्स में। देखो शुरू करते हैं। डाइवर्सिफिकेशन गेन्स। डाइवर्सिफिकेशन गेन्स इसका टाइटल है। डाइवर्सिफिकेशन क्या होता है? ये ऐसा कॉन्सेप्ट होता है कि आप अपने रिस्क को कम करने के लिए अलग अलग जगह पे विविधता लेकर आते हैं। आप इसको हिंदी में कहते हैं विविधीकरण। तो आप विविधता लाते हैं। जैसे यहाँ पर किस तरह के डाइवर्सिफिकेशन की बात हो रही है कि हमारी कंट्री अलग अलग जगह पे अपने आइटम्स को एक्सपोर्ट कर रही है। अलग अलग कंट्रीज को चुन लिया गया है कि अब हम इन कंट्रीज को भी अपने प्रोडक्ट जो है एक्सपोर्ट करेंगे, वहां पर भेजेंगे। सेल कर रहा है इंडिया अलग अलग कंट्रीज को अपने प्रोडक्ट्स, ताकि फायदा हो सके। और ये जो वेस्ट एशिया का वॉर चल रहा है और अलग अलग तरह की अनसर्टेनिटी फैली हुई है, इसको हैंडल किया जा सके, इससे नेविगेट किया जा सके। इंडिया नीड्स टू इंप्रूव एक्सपोर्ट कंपेटिटिवनेस इन टर्म्स ऑफ कॉस्ट एंड क्वालिटी। मतलब भारत को जरूरत है करने की, क्या करने की? इंप्रूव करने की, यानी बेहतर बनाने की। किसको? एक्सपोर्ट कंपेटिटिवनेस को। कंपेटिटिवनेस आपकी वो क्षमता होती है कि आप कितने अच्छे से आपके साथ जो लोग हैं, यानी मार्केट में और कौन से लोग हैं जिनके साथ आपका मुकाबला है, आप उनके साथ कितने अच्छे से compete कर पाते हो, वो आपकी कंपेटिटिवनेस है। यानी दूसरे देश भी अलग अलग प्रोडक्ट्स को एक्सपोर्ट कर रहे हैं और भारत भी अपने प्रोडक्ट्स को एक्सपोर्ट कर रहा है। तो भारत की कितनी कंपेटिटिवनेस है, मतलब वो अपने प्रतिद्वंदियों के साथ कितने अच्छे से टिका रह सकता है, ये उसका एक्सपोर्ट कंपेटिटिवनेस है। और किस मामले में? ये बताया इन टर्म्स ऑफ किसके मामले में? कॉस्ट यानी लागत के मामले में, क्वालिटी यानी गुणवत्ता के मामले में। यानी जो गुड्स इंडिया बना रहा है उसका दाम कम होना चाहिए और गुणवत्ता ज़्यादा होनी चाहिए, क्वालिटी ज़्यादा होनी चाहिए, ताकि लोग ज़्यादा से ज़्यादा खरीदें इंडिया के एक्सपोर्ट किए हुए चीज़ों को, यानी बहुत इंडिया का सामान बिके बाहर। इसके लिए कॉस्ट और क्वालिटी जो है प्रोडक्ट्स की वो बहुत अच्छी होनी चाहिए। एक्सपोर्ट कंपेटिटिवनेस को इंप्रूव करना है इंडिया को। तो यहाँ पर सब्जेक्ट है इंडिया, वर्ब है नीड्स टू, और इम्प्रूव यहाँ पर इन्फिनेटिव हमने नीड के साथ जोड़ा है कि क्या करने की जरूरत है इंडिया को इम्प्रूव करने की। इम्प्रूव का ऑब्जेक्ट है एक्सपोर्ट कंपेटिटिवनेस, जहाँ पे एक्सपोर्ट तो नाउन मॉडिफायर हो गया कंपेटिटिवनेस के लिए। और किस मामले में है ये बताया इस प्रेपोजिशनल फ्रेज ने, किस मामले में है? इन टर्म्स ऑफ। इस प्रेपोजिशनल फ्रेज का ऑब्जेक्ट है कॉस्ट और क्वालिटी। और यहाँ पे क्योंकि टाइटल है तो इसमें चीजों को जो है शॉर्ट में लिखा जाता है। मेन बात बोलने से मतलब है, एकदम एक एक चीज बोलने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ पे कंजंक्शन भी यूज नहीं किया, कॉस्ट एंड क्वालिटी वगैरह, सीधा लिख दिया कॉस्ट क्वालिटी। इन सब में अपनी कंपेटिटिवनेस को इंप्रूव करना है। तो आपको क्या करना है, वीडियो पॉज कर करके बार बार पहले खुद मीनिंग समझना है रीडिंग करके, फिर आपको देखना है मैं क्या बताता हूँ यहाँ पे। इंडियाज एक्सपोर्ट परफॉर्मेंस, यानी भारत का जो एक्सपोर्ट परफॉर्मेंस है, यानी कि निर्यात प्रदर्शन है कि कितने अच्छे से इंडिया एक्सपोर्ट करता है अलग अलग आइटम्स को। इन अप्रैल 2026, अप्रैल 2026 में हैज बीन, ये परफॉर्मेंस रही है कैसी? कमेंडेबल, बहुत सराहनीय रही है ये परफॉर्मेंस। अंडरस्कोरिंग the attempts by the government and industry to diversify in terms of crisis। और वो भी किस मामले में सराहनीय रही है? मतलब सराहनीय रही है और साथ ही अंडरस्कोर कर रही है, प्रेजेंट पार्टिसिपल है, अंडरस्कोर करते हुए सराहनीय रही है। अब अंडरस्कोर का मतलब होता है रेखांकित करना, किसी भी चीज को एम्फसाइज करना या उस चीज को हाईलाइट करना, उस चीज को दिखाना। ठीक है, हाईलाइट करना होता है। जैसे कोई रिपोर्ट आई है, वो रिपोर्ट हाईलाइट करती है कि एजुकेशन कितनी जरूरी है, तो आप बोलेंगे दिस रिपोर्ट अंडरस्कोर्स द इम्पोर्टेंस ऑफ एजुकेशन। किसी इंसान ने गलती की, अगर आप बहुत सारी मिस्टेक्स करते हो क्वेश्चंस को सॉल्व करने में, तो ये मिस्टेक्स अंडरलाइन करती हैं या अंडरस्कोर करती हैं आपकी नीड है आपको और सीखने की, इंप्रूवमेंट की जरूरत है। योर मिस्टेक्स अंडरस्कोर द नीड फॉर इंप्रूवमेंट। तो इस तरीके से कोई चीज किसी चीज को अंडरस्कोर करती है, मतलब उसको हाईलाइट करती है, उसका महत्व बताती है। तो किस चीज को अंडरस्कोर किया इस परफॉर्मेंस ने? द अटेम्प्ट्स। जो अटेम्प्ट्स यानी जो प्रयास किए गए हैं सरकार के द्वारा और इंडस्ट्री के द्वारा, उद्योग के द्वारा, क्या करने के लिए?
डाइवर्सिफाई करने के लिए। फिर से वही, डाइवर्सिफाई का मतलब क्या है? अपने रिस्क को कम करने के लिए आप अलग अलग जगह फैला रहे हो अपने एक्सपोर्ट्स को, वो भी कब? इन टाइम्स ऑफ क्राइसिस, वो भी क्राइसिस के टाइम पे, यानी इस संकट के समय में। अगर इसकी पासिंग थोड़ी करें तो हमें पता चलेगा कि सब्जेक्ट यहाँ पर है इंडिया की एक्सपोर्ट परफॉर्मेंस, और कब किया ये परफॉर्मेंस? इन प्रेपोजिशनल फ्रेज ने बताया, जो कि इनसे स्टार्ट हो रहा है, अप्रैल 2000। इस प्रेपोजिशनल फ्रेज ने बताया कि ये 2026 की परफॉर्मेंस है, और फिर जाके इसका वर्ब आया, इसने हैज बीन कमेंडेबल, ये रही है कमेंडेबल। अब यहाँ पे मेन वर्ब जो है वो एक लिंकिंग वर्ब है, तो इसके बाद जो कमेंडेबल आप देख रहे हो ये अपने आप में सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है इस परफॉर्मेंस के लिए। परफॉर्मेंस कैसी रही है? कमेंडेबल रही है। और साथ ही साथ इसने अंडरस्कोर किया, ये प्रेजेंट पार्टिसिपल है, अंडरस्कोर फिर भी है तो एक वर्ब ही, तो इसका ऑब्जेक्ट क्या है? अटेम्प्ट्स। ये अटेम्प्ट्स किसके द्वारा की गई? बाय प्रेपोजिशन ने बताया गवर्नमेंट के द्वारा की गई और इंडस्ट्री के द्वारा की गई। और ये अटेम्प्ट है क्या? क्या करने की अटेम्प्ट है? इसको आगे टू, जो कि इन्फिनेटिव का पार्ट है, उसने बताया डाइवर्सिफाई करने की इनकी अटेम्प्ट है। और डाइवर्सिफाई वो किस स्थिति में, किस सिचुएशन में, अंडर विच सर्कमस्टेंसेस वो डाइवर्सिफाई कर रहे हैं, कब कर रहे हैं, तो ये बताया इस प्रेपोजिशनल फ्रेज ने, इन टाइम्स ऑफ क्राइसिस। तो आपको मीनिंग समझ में आया, कैसे पढ़ते हैं, कैसे मीनिंग निकालते हैं, और ग्रामर कैसे काम कर रही है, समझ रहे हो ना सब कुछ। आगे देखते हैं। डिस्पाइट द वेरियस ट्रेड डिसरप्शंस। डिस्पाइट का मतलब होता है किसी चीज के बावजूद, ये एक प्रेपोजिशन है। वेरियस का मतलब विभिन्न प्रकार के, ट्रेड डिसरप्शंस का मतलब है, यानी डिसरप्शंस यानी कि कुछ कठिनाइयां जो बीच में आती है उनको डिसरप्शंस बोलते हैं। जो अलग अलग प्रकार के व्यवधान आ रहे हैं, व्यापारिक व्यवधान, यानी चीज़ों को इधर से उधर ट्रांसपोर्टेशन करना उसका जो है कितना मुश्किल हो रहा है, ट्रेड रूट्स खराब हो रहे हैं, आपको पता है देश दुनिया में क्या चल रहा है। तो इतने सारे विभिन्न प्रकार के ट्रेड डिसरप्शंस के बावजूद मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट्स, जो मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट्स हैं, मर्चेंडाइज फिर से उसी को कहते हैं जो खरीदने बेचने का जो भी सामान होता है उसी को कहते हैं मर्चेंडाइज। तो मर्चेंडाइज के एक्सपोर्ट्स यानी उस सामान का जो निर्यात है, अपने देश से दूसरे देश में सामान बेचना। ग्रू, ये ग्रू कर गया, ये बढ़ा, एक्सपोर्ट बढ़ गए। कितने? नियरली 14%, लगभग 14% बढ़ गए। कब? इन अप्रैल 2026, इस महीने में बढ़ गए, और बढ़ के कहां पहुंच गए? टू $43.6 बिलियन, इस पे पहुंच गए। इस सेंटेंस में सब्जेक्ट है मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट्स और मेन वर्ब है ग्रू। उन्होंने ग्रू कितना किया? नियरली 14%। ये एडवर्ब है, ग्रू के बारे में बता रहा है, ग्रू कितना किया, जहां पे नियरली एम्फसाइज कर रहा है 14% को, फर्दर एडवर्ब है नियरली। और कब? इन अप्रैल 2026। और बढ़ के कहां पहुंच गए? डेस्टिनेशन बताने की प्रेपोजिशन टू, $43.6 बिलियन पे पहुंच गए। सम ऑफ दिस, इसमें से कुछ, एज इवन द कॉमर्स सेक्रेटरी हैज एक्नॉलेज्ड, जो कि कॉमर्स सेक्रेटरी ने भी एक्नॉलेज किया है। कॉमर्स सेक्रेटरी एक ऐसा गवर्नमेंट ऑफिशियल होता है जिसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है उन मैटर्स को संभालना जो कि ट्रेड, इंडस्ट्री और इकोनॉमिक ग्रोथ से जुड़े होते हैं। तो उन्होंने भी कहा, उन्होंने एक्नॉलेज किया, मतलब उन्होंने स्वीकार किया, उन्होंने भी इस बात की हामी भरी कि ये जो सम ऑफ दिस, इसमें से कुछ जो आपने देखे हैं ना एक्सपोर्ट्स के अंदर, जो अभी आपने बढ़ोतरी देखी है, इज ड्यू टू, वो किस वजह से है? द ओवरऑल राइज इन प्राइसेस, जो एक समग्र बढ़ोतरी हो गई है दामों में, पूरी दुनिया में चीजें महंगी हो गई है, तो ओवरऑल जो राइज हो गया ना प्राइसेस के अंदर, इसकी वजह से भी ऐसा हुआ है। यहां पर सब्जेक्ट है सम ऑफ दिस, ठीक है, और वर्ब क्या है? इज, ये है। ड्यू टू ने बताया किस वजह से है, ओवरऑल राइज की वजह से। राइज किस में हुआ? इन ने बताया प्राइसेस में हुआ। और बीच में जो आप देख रहे हो एज से लेके यहां तक, ये बीच में देखो डिस्क्राइब किया है, बीच में एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन यहाँ पे दिया है कि इसमें से कुछ जैसा कि बताया गया है कॉमर्स सेक्रेटरी के द्वारा भी, यानी उनके द्वारा स्वीकार किया गया है। जहाँ पे एज एक कंजंक्शन है, इस क्लॉज के अंदर सब्जेक्ट है कॉमर्स सेक्रेटरी और वर्ब है हैज एक्नॉलेज्ड। अनदर सिग्निफिकेंट फैक्टर, यानी एक और बहुत ही महत्वपूर्ण कारक, एक बहुत ही महत्वपूर्ण फैक्टर क्या रहा है? हैज बीन क्या रहा है? द इंक्रीज, बढ़ोतरी, इन द नंबर ऑफ मार्केट्स, किसके अंदर बढ़ोतरी हुई है? मार्केट्स की संख्या में बढ़ोतरी हुई है। कौन सी मार्केट्स? सर्व्ड बाय, जिनको सर्व किया जाता है, यानी जिन मार्केट्स को सेवा प्रदान की जाती है, किन के द्वारा? बाय बताएगा, इंडियन एक्सपोर्टर्स के द्वारा। मतलब क्या मीनिंग निकला है इसका कि एक और दूसरा रीजन क्या है इस सक्सेस का, एक और फैक्टर क्या रहा है इस बढ़ोतरी में कि भारत के जो निर्यातक हैं, यानी जो एक्सपोर्टर है, जो बाहर सामान बेचते हैं देश से बाहर, तो वो जिन जिन देशों को सेवा देते हैं वो बढ़ गए हैं, उनका नंबर बढ़ गया है।
there has been the increase. The factor has been, another factor has been the increase in the number of markets. यानी जितनी मार्केट्स को वो सर्व करते हैं, जितनी मार्केट्स को अपनी सेवा देते हैं, वो मार्केट्स बढ़ गई हैं। कौन देते हैं सेवा? इंडियन एक्सपोर्टर्स देते हैं। यहाँ का सब्जेक्ट है ये फैक्टर, वर्ब है हैज बीन, और सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट आ गया इंक्रीज। इंक्रीज किस में है? इन ने बताया नंबर में है। नंबर किसका है? ऑफ ने बताया मार्केट्स में। मार्केट्स कौन सी है? उसके बाद आ गया ये पार्टिसिपल जो कि बता रहा है वो मार्केट जिनको सर्व किया जाता है। बाय ने बताया किसके द्वारा? इंडियन एक्सपोर्टर्स के द्वारा। ये यहाँ पे आप बोल सकते हैं रिड्यूस्ड क्लॉज है, मार्केट्स विच आर सर्व्ड, इतना लिख दिया मार्केट्स सर्व्ड। ठीक है। अकॉर्डिंग टू गवर्नमेंट डेटा, सरकार के डेटा के अनुसार, सरकार के आंकड़ों के अनुसार, एटलीस्ट कम से कम 20 एक्सपोर्टिंग सेक्टर्स, 20 जो एक्सपोर्टिंग सेक्टर्स हैं, यानी वो सेक्टर्स हैं जो एक्सपोर्ट करते हैं, हैव एडेड 17 और मोर न्यू डेस्टिनेशंस। उन्होंने 17 या उससे भी ज्यादा नई डेस्टिनेशन को जोड़ लिया है, नए गंतव्यों को जोड़ लिया है। यानी अब उनका सामान 17 या 17 से भी और ज्यादा जगहों में बिकता है, एक्सपोर्ट होता है इन द लास्ट ईयर। ये पिछले साल में हुआ है। यहां पर सब्जेक्ट है 20 एक्सपोर्टिंग सेक्टर्स और वर्ब है हैव एडेड। ठीक है। एड का ऑब्जेक्ट है डेस्टिनेशंस, और कब? इन द लास्ट ईयर। फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण के लिए, हैंडलूम प्रोडक्ट्स। हैंडलूम प्रोडक्ट्स जो है मतलब वो प्रोडक्ट्स जो हाथ से चलने वाली एक मशीन होती है उससे बनाते हैं, मतलब कपड़े, साड़ी, ठीक है, और बेडशीट, शॉल वगैरह। तो जो हैंडलूम प्रोडक्ट्स है आर नाउ एक्सपोर्टेड, वो अब एक्सपोर्ट किए जाते हैं टू 29 मोर कंट्रीज, और ज़्यादा 29 और देशों में एक्सपोर्ट किए जाते हैं देन इन 24 to 25। यानी उस टाइम से अगर कंपेयर करें तो अब 29 ज़्यादा ऐसे देश हैं जिसमें ये हैंडलूम प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट किए जाते हैं। द एडिशनल एक्सपोर्ट्स, ये जो और एक्सपोर्ट्स आप देख रहे हो 10, तो अतः क्या हुआ है इनसे? जनरेटेड, इन्होंने जनरेट किया है, जनरेटेड। द एडिशनल एक्सपोर्ट्स 10 जनरेटेड आर स्टिल स्मॉल, मतलब जो एक्सपोर्ट और जनरेट किए हैं ना हमने, आर स्टिल स्मॉल, ये अभी भी छोटे हैं, बट लेकिन एस्टैब्लिशिंग दीज पाथवेज, एस्टैब्लिश करना, स्थापित करना इन पाथवेज को, यानी इन मार्गों को, इज वाइटल प्रोग्रेस। मतलब ये भी ना एक बहुत महत्वपूर्ण प्रगति हमने की है। यानी बेशक इस एक्सपोर्ट्स को बढ़ा के जो हमें फ़ायदा मिला है वो कम है, लेकिन फिर भी ऐसे ऐसे मार्ग बनाना बहुत ज़रूरी है, और ये एक प्रोग्रेस है। एडिटोरियल का ये एडिटोरियल में ये ओपिनियन एक्सप्रेस किया गया है कि ये एक वाइटल प्रोग्रेस है। यहाँ पर जो आप पाथवेज देख रहे हो ना, पाथवेज का मतलब मार्ग होता है, कहीं भी पहुंचने का कोई आपका साधन, तरीका, मार्ग, वो आपका पाथवे है। जैसे टेक्नोलॉजी ने हमारे लिए नए नए पाथवेज ओपन करे हैं सफलता को हासिल करने के लिए, या कम्युनिकेशन करने के लिए नए नए पाथवेज आ गए हैं। द डेटा ऑल्सो शो, जो डेटा है यानी जो आंकड़े हैं वो ये भी दर्शाते हैं दैट सेवरल ऑफ इंडियाज की एक्सपोर्ट सेक्टर्स, यानी इंडिया के की एक्सपोर्ट सेक्टर्स मतलब जो प्रमुख एक्सपोर्ट सेक्टर्स है, यानी जो प्रमुख निर्यात क्षेत्र है ना इंडिया के, उनमें से सेवरल यानी उनमें से कई सारे, और देखो डैश लगा के आगे बताया कि जैसे कि इंजीनियरिंग गुड्स, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स, इलेक्ट्रॉनिक गुड्स, ड्रग्स एंड फार्मास्यूटिकल्स एंड और ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक केमिकल्स, ये जो सारे एक्सपोर्ट सेक्टर्स है इंडिया के, इनमें से कई सारे एक्सपोर्टेड, इन्होंने एक्सपोर्ट किया, निर्यात किया, मोर ज़्यादा एक्सपोर्ट किया इन्होंने अप्रैल 2026 में देन इन द सेम मंथ लास्ट ईयर। अगर हम पिछले साल के सेम मंथ यानी अप्रैल से ही इसकी तुलना करें तो 2026 के अप्रैल में इन सेक्टर्स ने ज़्यादा एक्सपोर्ट्स किए हैं। यहाँ पर आप इधर देखो, सेंटेंस का सब्जेक्ट डेटा है और इसका मेन वर्ब है शो, तो ध्यान दो शो है, शोज नहीं। इसका मतलब इस डेटा को यहाँ पे प्लूरल नाउन माना गया है, क्योंकि ये प्लूरल नाउन ही है। इसका सिंगुलर फॉर्म डेटम होता है और प्लूरल फॉर्म डेटा, तो डेटा के लिए प्लूरल वर्ब आ गई शो। मैं आपको एक लिस्ट दिखा रहा हूं ऐसे ही कुछ नाउन्स की जो आमतौर पे एग्जाम्स में भी इनके बेस पर क्वेश्चंस बनते हैं और लोग अक्सर गलतियां कर बैठते हैं। तो देखो क्या है, सिंगुलर फॉर्म डेटम है, प्लूरल डेटा है। वैसे ही
क्राइटेरियन, क्राइटेरिया, क्राइटेरियन सिंगुलर वर्ब है, इसके साथ सिंगुलर वर्ब लगाना है, मतलब सिंगुलर नाउन है, सिंगुलर वर्ब लगाना है। क्राइटेरिया प्लूरल नाउन है, प्लूरल फॉर्म का नाउन है, इसके साथ वर्ब आएगा तो प्लूरल आएगा। वैसे ही फिनोमिनन, फिनोमिना, मीडियम, मीडिया, स्टेट्रम, स्टेटा, कुछ लेयर्स को कहते हैं। करिकुलम, करिकुला, बैक्टीरियम, बैक्टीरिया, रेफरेंडम, रेफरेंडा, अलमनस, अलमनाई, सिलेबस, सिलेबाई, एक्सेस, एक्सीज, एनालिसिस, एनालिसीज, बेसिस, बेसीज, क्राइसिस, क्राइसीज, हाइपोथेसिस, हाइपोथेसीज, थीसिस, थीसीज, अपेंडिक्स, अपेंडिसीज, इंडेक्स, इंडिसीज, मैट्रिक्स, मैट्रिसीज, वर्टेक्स, वर्टिसीज। वर्टेक्स क्या होता है? जहां पे दो लाइंस ज्वाइन करके एक एंगल बनाती हैं, वो होता है वर्टेक्स, जैसे ट्राइंगल्स वगैरह में। तो ये नाउन्स आप याद रखना, इनकी सिंगुलर और प्लूरल फॉर्म। दिस सजेस्ट्स रेजिलियंस इन दीज सप्लाई चेन्स एंड द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ न्यू वंस। ये सजेस्ट करता है, मतलब इससे हमें क्या पता चलता है कि रेजिलियंस है इन सप्लाई चेन्स में। इन एक्सपोर्ट्स की जो सप्लाई चेन्स है वो रेजिलियंट है, मतलब कितनी प्रॉब्लम्स आ गई उसके बाद भी एकदम अडिग है, सही बनी हुई है, मतलब ये रेजिलियंस है। रेजिलियंस मतलब लचीलापन होता है कि प्रॉब्लम्स और डिफिकल्टीज और डिसरप्शंस के बावजूद कोई चीज़ खड़ी रहती है, चलती रहती है, तो यानी वो रेजिलियंट है वो चीज़। तो यहाँ पर हमें रेजिलियंस दिखाई दे रहा है इन सप्लाई चेन्स में। और एस्टेब्लिशमेंट दिखाई दे रहा है, यानी स्थापना भी हो रही है न्यू वंस की, यानी नई सप्लाई चेन्स भी बन रही है। अनदर टेस्ट ऑफ द स्ट्रेंथ ऑफ इंडियाज एक्सपोर्ट ग्रोथ। इंडिया की एक्सपोर्ट ग्रोथ कैसी है, भारत का निर्यात एक्सपोर्ट ग्रोथ यानी विकास कैसा है, उसका एक और टेस्ट क्या है, उसकी स्ट्रेंथ, उसकी शक्ति का एक और टेस्ट क्या है, इज टू रिमूव द इफेक्ट ऑफ पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स एंड देयर इन्फ्लेटेड प्राइसेस। जो पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स है उनका इफेक्ट हटाना है और उनके जो इन्फ्लेटेड प्राइसेस है यानी बढ़े हुए दाम हैं उनके इफेक्ट को हटाना है फ्रॉम द मिक्स, इस मिक्स में से जो जितने सारे प्रोडक्ट्स हैं इनके अंदर से जो पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स है इनका जो इफेक्ट है और इनके जो इन्फ्लेटेड प्राइसेस हैं इनको हटाना है इस मिक्स में से। हेयर टू, इसमें भी इंडिया हैज़ परफॉर्म रीजनेबली वेल। यहाँ पर भी भारत ने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया है। रीजनेबली वेल मतलब काफ़ी अच्छा किया। वेल यहाँ पर एडवर्ब है, रीजनेबली उसको फर्दर मॉडिफाई कर रहा है। कितना वेल? रीजनेबली वेल। इंडियाज नॉन ऑयल एक्सपोर्ट्स, इंडिया के वो एक्सपोर्ट, अगर तेल वाले एक्सपोर्ट्स को हम अगर हटा दें, उनकी बात अगर ना करें, तो नॉन ऑयल जो एक्सपोर्ट्स हैं ग्रू 9%, ये 9% बढ़े इन अप्रैल 2026 टू अबाउट $40 बिलियन डॉलर्स, आई एम सॉरी। तो $40 बिलियन तक बढ़ गए, ये 9% बढ़ गए। बढ़ के कहाँ पहुंच गए? टू ने डेस्टिनेशन बताई, $40 बिलियन तक पहुंच गए। इस सेंटेंस में सब्जेक्ट था टेस्ट। टेस्ट किसका था? ऑफ ने बताया स्ट्रेंथ का था। स्ट्रेंथ किसकी थी? इस ऑफ ने बताया इंडिया के एक्सपोर्ट ग्रोथ की। फिर वर्ब इसके लिए आ गया इज, और टू रिमूव देखो सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है जो कि खुद एक इन्फिनेटिव है। टेस्ट क्या है? रिमूव करना ही टेस्ट है। रिमूव किसको करना है? रिमूव का ऑब्जेक्ट इफेक्ट। इफेक्ट किसका है? ऑफ ने बताया पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स का है। और किसका इफेक्ट है? इन्फ्लेटेड प्राइसेस का इफेक्ट है। और कहां से रिमूव करना है? फ्रॉम ने बताया मिक्स में से रिमूव करना है। हेयर एडवर्ब है, टू भी एडवर्ब है। हेयर तो लोकेटिव एडजंक्ट है, मतलब जगह की बात बता रहा है कि यहां भी। और टू एडवर्ब कैसा है? ये एडिटिव फोकसिंग एडजंक्ट है जो कि बता रहा है पूरे क्लॉज को कि सिर्फ इतना ही नहीं किया, मतलब वही नहीं यहां भी, तो यहां भी वाला सेंस ये टू एडवर्ब दे रहा है। तो सब्जेक्ट इंडिया, वर्ब है हैज परफॉर्म्ड, कैसा परफॉर्म किया है अभी मैंने रीजनेबली वेल आपको बताया था। अगले सेंटेंस में इंडिया का नॉन ऑयल एक्सपोर्ट्स, सब्जेक्ट है, वर्ब है ग्रू। कितना ग्रो हो गया? 9%, ये एडवर्ब है। कब हो गया? इन प्रेपोजिशनल फ्रेज ने बताया, यहां से लेकर यहां तक, इनसे जो शुरू हो रहा है। और टू ने डेस्टिनेशन बताया, यहां तक पहुंच गया है। नोटेबली मतलब विशेष रूप से, ये भी एक एडवर्ब है। ये भी एक एडवर्ब है जो फोकस करने में हमारी हेल्प कर रहा है कि खास तौर पे यहाँ पे फोकस करो आप। सिंगल आउट करने के लिए नोटेबली का यूज होता है। इंडियाज मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट ग्रोथ, इंडिया के मर्चेंडाइज की एक्सपोर्ट ग्रोथ जो है, मर्चेंडाइज अभी मैंने आपको बताया जो भी खरीदने बेचने का जो सामान होता है वही मर्चेंडाइज है। तो इसमें जो एक्सपोर्ट की ग्रोथ हुई है यानी निर्यात में वृद्धि हुई है, ऑल्सो
आउटपेस्ड, इसने आउटपेस कर दिया द ग्रोथ ऑफ इट्स इंपोर्ट्स एट 9.9%। जो उसकी इंपोर्ट हुए हैं, यानी जितना सामान भारत ने खुद दूसरे देशों से इंपोर्ट किया है, उसमें जो ग्रोथ हुई है, उस ग्रोथ को आउटपेस कर दिया इन एक्सपोर्ट ने। मतलब सामान इंपोर्ट हमने कम किया है, एक्सपोर्ट ज़्यादा किया, जो कि बहुत अच्छी बात है। तो एक्सपोर्ट ने इंपोर्ट को आउटपेस कर दिया, वो भी 9%। एक चीज़ दूसरी को आउटपेस करती है, मतलब उससे आगे निकल जाती है। दैट सेड, जिसका आप यूज़ करते हैं ये बताने के लिए कि अभी जो मैंने बोला वो तो है ही, लेकिन इसके बावजूद एक और चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ। इस तरीके से दैट सेड काम करता है। इंडिविजुअली देखे तो दैट उसको रिफर कर रहा है, जो अभी अभी हमने बात बोली, जो अभी आपने देखी, उसको अगर बोल दिया जाए सेड पास्ट पार्टिसिपल हो गया उस दैट के लिए। बस अब मैं कुछ ज़्यादा नहीं समझा रहा, मैं फटाफट भागूंगा अब। द इम्पैक्ट ऑफ द वेस्ट एशिया क्राइसिस इज क्लियर। जो वेस्ट एशिया क्राइसिस है, पश्चिम एशिया में जो संकट आया हुआ है, उसका जो प्रभाव है वो एकदम साफ हमें दिखाई दे रहा है, क्लियर है। एक्सपोर्ट्स टू वेस्ट एशिया फेल बाय 28% इन अप्रैल। जो वेस्ट एशिया की तरफ भारत एक्सपोर्ट करता है ना चीज़ों को, वो 28% तक गिर गई है एक्सपोर्ट्स, फॉलोइंग अप ऑन एन इवन लार्जर कंट्रैक्शन इन मार्च। जिसने फॉलो अप किया, यानी और आगे क्या हुआ, एक और भी बड़ा कंट्रैक्शन हमने देखा मार्च में। यानी मार्च में और भी ज़्यादा कंट्रैक्शन, मतलब रिडक्शन, मतलब और ये एक्सपोर्ट और कम हो गए मार्च में। तो नहीं, फॉलोइंग अप ऑन एन इवन लार्जर कंट्रैक्शन, मतलब फॉलो अप किया है अप्रैल में, मार्च में तो और ज़्यादा गिरे थे, अप्रैल में थोड़े कम गिरे, पर गिरे उसमें भी। इंपोर्ट्स फ्रॉम द रीजन टू, उस रीजन से जो इंपोर्ट है वो भी फेल अबाउट 32%। यानी वहाँ से जो इंपोर्ट होती हैं चीज़ें उस रीजन में से, उस एरिया में जितनी चीज़ें हम लेके आते हैं, वो भी इंपोर्ट्स भी गिर गए नीचे, 32% गिर गए। दिस इज अ वाइटल ट्रेड लिंक, ये एक वाइटल ट्रेड लिंक है, यानी एक महत्वपूर्ण व्यापारिक कड़ी है भारत के लिए। एंड गेन्स इन अदर रीजन्स आर नॉट येट इनफ टू आउटवे द लॉसेज हेयर। और जो गेन्स हैं, हमारे जो फ़ायदे हो रहे हैं दूसरे रीजन्स में, दूसरे क्षेत्रों से जो भारत को फ़ायदे हो रहे हैं, आर नॉट येट इनफ, वो अभी भी काफ़ी नहीं है ताकि वो आउटवे कर सकें। आउटपेस जैसा ही है, यानी उनके ऊपर भारी पड़ सके। जो लॉसेज हो रहे हैं वेस्ट एशिया रीजन की तरफ से, इंपोर्ट भी घट गए, एक्सपोर्ट भी घट गए, ये जो लॉसेज हो रहे हैं इसको आउटवे करने के लिए, यानी इससे निपटने के लिए, इससे जूझने के लिए, इसकी नुकसान की भरपाई करने के लिए जो दूसरे रीजन से इंडिया को गेन्स हो रहे हैं, वो नॉट येट इनफ, अभी भी इनफ नहीं है। इंपोर्ट्स ऑफ द सेफ हेवन एसेट गोल्ड। सेफ हेवन एसेट वो एसेट होती हैं जो लोग अफरा तफरी में खरीदने भागते हैं जब उन्हें डर लगता है कि अब क्या होगा, पता नहीं क्या होगा, तो ऐसी चीज़ें खरीद लेते हैं जिसकी वैल्यू उनको लगता है कम गिरेगी या नहीं गिरेगी, तो उनको वो खरीदते हैं। तो भारत में वो सेफ हेवन एसेट है गोल्ड। जब लोगों को डर लगता है तो लोग ज़्यादा से ज़्यादा गोल्ड खरीदते हैं। तो जो इंपोर्ट होता है गोल्ड का, वो जंप हो गया 82% इन अप्रैल में 82% ज़्यादा गोल्ड जो है सेल हुआ, इंपोर्ट हुआ, भारत ने इंपोर्ट किया। विच इज़ परहैप्स व्हाट प्रॉम्प्टेड, जो कि शायद वही चीज़ है जिसने प्रॉम्प्ट किया द प्राइम मिनिस्टर, मिस्टर मोदी को प्रॉम्प्ट किया। किसी को प्रॉम्प्ट करने का मतलब क्या होता है, उसको ट्रिगर कर देना कि कोई कुछ करे। आप किसी को प्रॉम्प्ट कर देते हो कुछ करने के लिए, ठीक है, फिर वो करता है, आप कॉज कर देते हो किसी को कुछ करने के लिए। तो शायद इसी वजह से प्राइम मिनिस्टर ने कहा होगा, उन्होंने अर्ज किया, इंडियंस को आग्रह किया भारतीय लोगों से टू स्टॉप बाइंग गोल्ड, कि सोना खरीदना बंद करें, एंड द गवर्नमेंट टू हाइक द इम्पोर्ट ड्यूटी। और उसी चीज़ ने प्रॉम्प्ट किया होगा गवर्नमेंट को क्या करने के लिए, हाइक कर देने के लिए, बढ़ा देने के लिए इम्पोर्ट ड्यूटी को। इम्पोर्ट ड्यूटी क्या होता है, जो आप दूसरे देश से अपने देश में जब सामान लेके आते हो तो उस सामान के ऊपर सरकार टैक्स लगा देती है, उसको कहते हैं इम्पोर्ट ड्यूटी। Another highlight of the data is the continued rise in the significance of the services sector. दूसरा हाईलाइट क्या है इस डेटा का, इन आंकड़ों से हमें दूसरी एक और चीज क्या दिखाई दे रही है, द कंटिन्यूड राइज, यानी ऐसा राइज, ऐसी बढ़ोतरी है जो निरंतर हमें दिखाई दे रही है इन द सिग्निफिकेंस ऑफ द सर्विसेज सेक्टर। सर्विसेज सेक्टर जो सर्विसेज सेक्टर है, सेवा क्षेत्र जो है, उसके अंदर भी जो राइज है वो कंटिन्यूड हमें दिखाई दे रहा है। मतलब सर्विस सेक्टर का सिग्निफिकेंस बढ़ता जा रहा है, हमारे लिए बहुत जरूरी है सर्विसेज सेक्टर जो है। सर्विसेज सेक्टर क्या होता है, क्या आपको ये पता है? तो एक तो हो गया मर्चेंडाइज, सामान खरीदा बेचे जाने वाला, इंपोर्ट एक्सपोर्ट किया जाने वाला।
फिर होता है सर्विसेज सेक्टर। सर्विसेज सेक्टर में क्या होता है, आप कोई सामान खरीदते बेचते नहीं हो, बल्कि आप कुछ सर्विसेज देते हो, कुछ सर्विसेज ऑफर करते हो, जैसे बैंकिंग, एजुकेशन, हेल्थ केयर, टूरिज्म और आईटी सर्विसेज वगैरह वगैरह, ये जो सर्विसेज हैं। द शेयर ऑफ सर्विसेज इन टोटल एक्सपोर्ट्स, जो टोटल एक्सपोर्ट भारत करता है उसमें जो सर्विसेज का शेयर है, हैज़ रिजन टू अबाउट 49%, वो बढ़कर अब 49% हो गया है, कंपेयर टू 39% इन 2014, जो कि 2014 में 39% था, अब बढ़ के 49%, 49% हो गया है। रादर देन अ रीजन फॉर कंप्लेसेंसी, इसको कंप्लेसेंसी का रीजन ना मानते हुए, कंप्लेसेंसी क्या होता है, कोई इंसान जब ये सोचे चलो मेरे पास बहुत है, बहुत कुछ कर लिया, अब ज़्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं है, फिर वो शांत बैठ जाता है, वो बहुत ज़्यादा ही सेटिस्फाइड हो जाता है एक सिचुएशन में, यानी वो कुछ ज़्यादा ही संतुष्ट हो जाता है, ऐसा हो जाता है कि वो बेफिक्री में फिर ना सीरियस नहीं रहता, उसको कहते हैं कंप्लेसेंसी। जैसे सक्सेस शुड नॉट लीड टू कंप्लेसेंसी, सफलता की वजह से इंसान में कंप्लेसेंसी नहीं आ जानी चाहिए कि चलो बहुत हो गया भाई, बढ़िया है, ठीक है, संतुष्ट हो गया, मेहनत करनी बंद कर दी, तो ये होता है कंप्लेसेंसी। मतलब इसको एक कंप्लेसेंसी का कारण ना मानते हुए कि भाई हमें तो बहुत अच्छा राइज मिल रहा है सर्विसेज सेक्टर में, इसको कंप्लेसेंसी का कारण ना मानते हुए दे शुड मेक द गवर्नमेंट टेक नोट, इससे गवर्नमेंट, पॉजिटिव वर्ब आ गया मेक, ये गवर्नमेंट को मेक कर दे कि गवर्नमेंट फिर टेक नोट करे, यानी इसको देखते हुए सरकार को टेक नोट कर लेना चाहिए, मतलब सरकार को ये चीज़ नोटिस करनी चाहिए, सरकार को अलर्ट हो जाना चाहिए। एनी लॉस ऑफ अ कंपेरेटिव एज इन आईटी सर्विसेज, जो आईटी सर्विसेज में कंपेरेटिव एज है, मतलब जो प्रतिस्पर्धात्मक बढ़त हमें दिखाई दे रही है, मतलब जो दूसरी कंट्रीज भी आईटी सर्विसेज प्रोवाइड करती हैं, भारत भी करता है, तो यहाँ पे कंपेरेटिव बना हुआ है भारत आईटी सर्विसेज की अगर बात करें तो, ठीक है। इसमें कोई भी अगर लॉस आया, इसमें कोई भी नुकसान आया, स्पेशली ड्यू टू द राइज ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, खास तौर पे क्यों आएगा वो लॉस, एआई की जो एआई का जो राइज हो रहा है ना, एआई की जो बढ़त हो रही है, जो बढ़ोतरी हो रही है, उसकी वजह से खास तौर पे नुकसान आने की संभावना है। तो कोई भी लॉस आया तो विल बी एन इंक्रीजिंगली कॉस्टली लॉस टू इंडिया, तो ये एक इंक्रीजिंगली कॉस्टली लॉस होगा, मतलब बहुत महंगा नुकसान, ये नुकसान बहुत महंगा पड़ेगा भारत को, वो भी इंक्रीजिंगली होने का मतलब है लगातार ये हमको और नुकसान और भारी पड़ता रहेगा। ओवरऑल हाउएवर द गवर्नमेंट्स पुश फॉर डाइवर्सिफिकेशन ऑफ एक्सपोर्ट डेस्टिनेशंस, ओवरऑल यानी कि कुल मिलाकर, हालांकि जो सरकार का पुश है डाइवर्सिफिकेशन के ऊपर कि वो डाइवर्सिफिकेशन कर रहा है, यानी अलग अलग डेस्टिनेशंस में एक्सपोर्ट कर रहा है, including through concerted activity to seal various trade deals, उसमें क्या क्या शामिल है, कंसर्टेड एक्टिविटी के जरिए, अगर कोई चीज़ कंसर्टेड है मतलब बहुत कोऑर्डिनेशन और बहुत समन्वय के साथ, जब दो या दो से ज़्यादा लोग कुछ काम करते हैं ना तो बोलते हैं कि वो चीज़ कंसर्टेड है। कोई एफर्ट अगर कंसर्टेड है मतलब लोगों ने मिलकर वो एफर्ट किया है, कोई एक्शन कंसर्टेड है मतलब लोगों ने मिलकर, कंसर्टेड एक्टिविटी है, बहुत लोग जो है कोऑर्डिनेशन में और अच्छे से प्लान करके कैरी आउट कर रहे हैं टुगेदर किसी चीज़ को, तो जो कंसर्टेड एक्टिविटी के जरिए वो सील करना चाहते हैं वेरियस ट्रेड डील्स को, सीम्स टू बी बेयरिंग फ्रूट, ऐसा लग रहा है देखने में कि इससे हमें फल मिल रहा है, फ्रूट बेयर कर रही है, ये चीज़ रंग लाता हुआ दिखाई दे रहा है हमें ये गवर्नमेंट का पुश। Now, if only it could also improve export competitiveness in terms of cost, scale and quality. अब अगर सिर्फ इम्प्रूव कर लेना इंडिया अपनी एक्सपोर्ट कंपेरेटिवनेस को, किस मामले में, जो कि टाइटल में देखा था कि अपना दाम कम रखे, स्केल यानी बहुत ज़्यादा मात्रा में सामान बनाए, और क्वालिटी यानी गुणवत्ता जो है वो बहुत एकदम प्रॉपर रहे, टॉप नॉच रहे अपने प्रोडक्ट्स की, तो इंडिया वुड रियली बिकम अ ग्लोबल कंटेंडर, तो भारत सचमुच में ग्लोबल कंटेंडर बन जाएगा। कंटेंडर क्या होता है, कंटेंडर यानी दावेदार, मतलब जो मुकाबले में है, मुकाबले में एक बड़ा कंटेंडर है जिससे दूसरे लोगों को compete करने में बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, वो होता है कंटेंडर, वो भी ग्लोबल कंटेंडर, यानी पूरी दुनिया की बात हो रही है कि दुनिया में दूसरे देशों के साथ भारत को compete करना है, तो इंडिया एक सच्चा ग्लोबल कंटेंडर बन पाएगा अगर वो अपनी एक्सपोर्ट कंपेटिटिवनेस को
वो भी कॉस्ट, स्केल और क्वालिटी के मामले में इम्प्रूव अगर कर ले तो ये था आज के वीडियो में। इसी तरह डीपली इंग्लिश को सीखते, समझते और प्रैक्टिस करते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो। इस तरह की वीडियोस आपको मिलती रहेंगी। बात करते हैं अगले वीडियो लेसन में। अपना ख्याल रखें। टेक केयर। बाय।